हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न लेकर के आए हैं, सामान्य अध्ययन के। और ये कई बार विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली कई आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। ये प्रश्न चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी कराती हो, यूपी ट्रिपल एससी कराती हो, यूपी पीएससी क्यों ना कराती हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस समय हाल ही में कुछ समय बाद लॉकडाउन जैसे ही हटेगा तो यूपी ट्रिपल एससी कई वैकेंसियों को लाने वाली है। उसमें से लेखपाल भी है और कहीं यूपी एसआई की भी हैं, यूपी पुलिस की भी हैं। ये कई प्रकार की वैकेंसियां आने वाली हैं दोस्तों। उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ और जीएस को, सामान्य अध्ययन को एक अच्छे वर्ग पर ले आओ, एक अच्छे स्थान पर ले आओ, लेवल पर ले आओ। और मैं तो यही कहूँगा, सर्वेश्वर स्टडी जो चैनल है वो आप लोगों के इसी काम में मददगार है। पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाएं और दूसरों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ये। और इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपको मिलता रहे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है सूर्य तथा पृथ्वी जो है, सूर्य तथा पृथ्वी तो के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर 3 जनवरी है। और 3 जनवरी को उपसौर भी होता है दोस्तों। क्या होता है? उपसौर। तो ये उपसौर जो होता है तो 3 जनवरी को होता है। और इस उपसौर में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, तो अर्थ एंड सन के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो 14.70 जिसे कह सकते हैं करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। उस समय 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की उपसौर के समय। परंतु यहीं पे यदि बात की जाए अपसौर की, देखिएगा दोस्तों, अपसौर यदि हो जाए, यहाँ पे अपसौर हो जाए तो फिर क्या करना है। तो दोस्तों, जब अपसौर होगा तो उस समय अर्थ एंड सन की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है दोस्तों। 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और अपसौर जो होता है वो हमारे भारत देश में 4 जुलाई को होता है। कब होता है दोस्तों? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है अपसौर। और उपसौर की बात की जाए तो 3 जनवरी को होता है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो गीत सेठी जो है वो बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हैं दोस्तों। किससे दोस्तों? बिलियर्ड्स से। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है। तो दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन्स कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन्स कहा जाता है। यहाँ पे एक बात और बता दूं, विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फंक ने। और यहाँ पे बात बता दूं, जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम जो है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल दोस्तों, कैल्सीफेरॉल क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे देखिए, एक बात और आपको बता दूं, कैल्सीफेरॉल तो इसका वैज्ञानिक नाम या कह दो रासायनिक नाम हो गया। परंतु इसके रोग क्या हैं? यदि कई कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो इसका रोग कौन कौन से बन जाते हैं वो देखिए। यदि बच्चों में देखा जाए, जिसे सूखा का रोग कहते हैं, और बच्चों में हो जाए तो उसे रिकेट्स कहते हैं दोस्तों। बच्चों के लिए रिकेट्स होता है। यहीं पर वयस्कों में हो जाए, यदि वयस्कों में हो जाए तो ऑस्ट्रियोमलेशिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया को ले लो और मलेशिया को ले लो, दोनों को मिला दो, यानी ऑस्ट्रियोमलेशिया। ये जो बन जाता है वो हमारे वयस्कों में रोग बन जाता है विटामिन डी की कमी से। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब तक कि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। किसी त्वरण से गमन करे तो व्यक्ति का भार अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था। तो दोस्तों, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण जले हुए ईंटों से, यानी कि जो जले हुए ईंटों को उस समय कहा जाता होगा, परंतु इस समय कहा जाता है ना पकी हुई ईंटें, जो भट्टों में जमाई जाती हैं, पकाई जाती हैं। आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
छठवां प्रश्न देखिए, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? यानी कि तीन तीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। एक से अधिक राज्य हैं, तीन ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधीन एक से अधिक राज्य आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, सातवां प्रश्न देखिए, तो गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? तो जो गांधी फिल्म के निर्माता हैं वो रिचर्ड एटनबरो हैं दोस्तों। कौन है? रिचर्ड एटनबरो। यहीं पे देखिए आठवां प्रश्न क्या कहता है, तो आठवां प्रश्न कहता है जो कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? यानी कि हुमायूं शेरशाह की कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच जिसमें हुमायूं की हार हुई, शेरशाह विजयी हुआ और हुमायूं को भारत देश से निष्कासित किया? निर्वासित किया का मतलब होता है उसको उसकी गद्दी से हटा दिया। तो ये दोस्तों बिलग्राम की लड़ाई हुई थी, और ये बिलग्राम की लड़ाई कन्नौज में हुई थी, और ये बिलग्राम की लड़ाई कन्नौज में हुई। और कब हुई दोस्तों, वो देखिए, और ये बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1540 ईस्वी में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 9, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। पहले हस्तक्षेप नहीं होता था शून्यकाल के लिए, यानी कि शून्यकाल कोई नहीं बोलता था कि शून्यकाल मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु इसमें हस्तक्षेप की प्रथा 1962 से लागू कर दी गई। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है चूने के जल में क्या होता है? तो दोस्तों चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न देखिए क्या है। 11वां प्रश्न है जिस अर्थव्यवस्था पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था में समाजवाद भी हो पूंजीवाद भी हो, तो जहां दोनों वाद उत्पन्न होंगे वहां हमारी मिश्रित व्यवस्था होगी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। और भारत एक ऐसा देश, भारत हमारा जो देश है वो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 है समुद्र के पानी का जो घनत्व बढ़ता है वो कब बढ़ता है? तो दोस्तों गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। जब जब गहराई और खारापन दोनों में वृद्धि होगी तब तब समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है। अब आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि समुद्र में आप तैरने जाओ कभी भी और किनारे पर हो तो किनारे पे हमेशा कोई ना कोई डूब सकता है। समुद्र में ये खासियत है कि किनारे पर कोई ना कोई डूब सकता है, परंतु कितना भी तैराक हो तो भी डूब सकता है, नहीं भी डूब सकता है। परंतु एक चीज है, कोई तैराक हो या ना हो, कोई तैर सकता हो ना तैर सकता हो, परंतु ना तैरने वाले को भी यह समुद्र के बीच में फेंक दिया जाए, समुद्र के बीचों बीच में फेंक दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, वो उसी पानी पर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर समुद्र का खारापन भी होता है और गहराई भी होती है, तो इसलिए घनत्व बढ़ जाने से इंसान डूबता नहीं है, वो तैरने लगता है, बेशक वो हाथ पैर कुछ भी न चलाए तो भी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। दोस्तों थायमिन इसका रासायनिक नाम है। क्या है दोस्तों? थायमिन। और ये थायमिन रासायनिक नाम तो हो गया, परंतु एक बात और बता दूं कि जो विटामिन B1 है इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी, जिसे हम लोग हॉकिंस भी कह देते हैं, लेकिन हॉपकिंस नाम था। और इन्हीं हॉपकिंस को 1929 ईस्वी में विटामिन B1 की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1929 में हॉपकिंस को दिया गया था। किसके लिए? बेरी रोग जो हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, तो विटामिन B1 की खोज के लिए।
आप देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है। तो जो प्रश्न नंबर 14 है वो कहता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। फिर चाहे किसी भी प्रदेश का हो, ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। अब यहाँ पे एक बात और बताओ, यूपी की बात हो रही है तो यहाँ पे यूपी के राज्यपाल का नाम भी बता दूं। तो यूपी के इस समय जो राज्यपाल हैं, तो वो यूपी के राज्यपाल इस समय आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। परंतु इस समय यहाँ पे एक बात और पूछी जाए कि यूपी के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी के पहले राज्यपाल थे। और यहीं पे बात की जाए अगले प्रश्न में, तो अगला प्रश्न ये कहता है, प्रश्न नंबर 15, कि 29 फरवरी को किस प्रधानमंत्री की जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों 29 फरवरी को केवल मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है। किसकी दोस्तों? मोरारजी देसाई की। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हित में था। तो दोस्तों भूमिहीनों के लिए, जो भूमिहीन थे उनके लिए कोटा खर्रा का आंदोलन किया गया था, उन्हीं के हित के लिए किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिवोटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों अल्मोड़ा में डिवोटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1870 ईस्वी में। अब 18वां प्रश्न देखिए अगला क्या है। यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में गोचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये चमोली जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? चमोली जिला, ये बिहार के बॉर्डर पे है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए 19वां, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर में की गई थी। दोस्तों नरेंद्र मोदी में की गई थी, ये समझ लो नरेंद्र नगर में की गई थी। अब 20वां प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमायूं का बारदौली कहा था। यानी कि कुमायूं में जो एक स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसे बारदौली का सत्याग्रह कह दिया गया था। बारदौली, कुमायूं को बारदौली का नाम दे दिया गया था। तो किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था देहरादून में। कहाँ कहा था दोस्तों? देहरादून में। आप देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932 में की गई थी। 1932 में की गई थी दोस्तों। आप 22वां प्रश्न देखिए क्या है। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हरिद्वार में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम था। तो दोस्तों या क्या नाम था कह लो या क्या नाम है, कुछ भी कह लो, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के पहले कवि हैं। स्वतंत्रता प्राप्त सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम कवि भी हैं। अब यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न क्या है। 24वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है। तो दोस्तों ये 94 पर है। किस पर है? 94 पर। और यहाँ पे एक बात बता दूं 94 की लंबाई कितनी है। 94 की लंबाई कितनी है तो 160 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 160 किलोमीटर। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये जो यमुनोत्री जो 94 राष्ट्रीय राजमार्ग है NH नंबर 94 है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। अब अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। अंतिम प्रश्न है उत्तराखंड में चितई मंदिर कहाँ स्थित है। तो चितई मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा जिला में। अब देखिए दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, 23वें प्रश्न में मैंने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है। तो दोस्तों वो उन्हें तो मैंने बता दिया था, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इन्हें मिला किस पर था?
तो ये दोस्तों चिदम्बरा पर मिला था और चिदम्बरा इनका एक उपन्यास है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे निरंतर वीडियोज आपको मिलते रहें, तथा सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों आपसे मैं एक बात और कहूँगा कि आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहिए और सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर आते रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।